दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम अप्रोच पर। इसमें भी हम आज परंपरागत उपागम ट्रेडिशनल अप्रोच पर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले उपागम शब्द के अर्थ को समझेंगे। उसके बाद हम परंपरागत उपागम में शामिल दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, औपचारिक या कानूनी उपागम, समस्यागत उपागम, क्षेत्र उपागम और संस्थागत उपागम को समझेंगे। साथ ही साथ हम इनकी विशेषताओं और आलोचनाओं पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, इसका विकास, महत्व, प्रकृति, क्षेत्र एवं इसकी सीमाओं को। अगर आपने हमारा ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देख लेना। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंपैरेटिव वाली वीडियो सीरीज का हमारा हर नया वीडियो पिछले वीडियो की ही एक कड़ी है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका ये पेपर थोड़ा सा टफ है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छा रिजल्ट पाने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराने की। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम उपागम अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बला है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना कि आपके सब्जेक्ट के पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर देखने और 8 से 9 किताबों को जब मैंने देखा तो उन सभी में अप्रोच उपागम के लिए दृष्टिकोण, पद्धति, विधि शब्द का प्रयोग किया गया है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच वाले टॉपिक में इन सभी का मतलब उपागम ही समझना। क्वेश्चन पेपर में आप परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत विधि या परंपरागत पद्धति लिखा आपको मिलेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का हिंदी ट्रांसलेट करने वाले पे ये डिपेंड करता है कि वो किन शब्दों को आपके क्वेश्चन पेपर में ट्रांसलेट करके ट्रेडिशनल अप्रोच का देता है। आप मानकर चलिए कि इन सभी का मतलब उपागम ही होगा। दोस्तों, अब हम सबसे पहले उपागम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए, बेसिकली एक उपागम से तात्पर्य किसी वस्तु विशेष के अभिप्राय एवं विशेष संदर्भ में, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में उसकी व्याख्या से है। इसका दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक देश की राजनीति, या इसका दायरा छोटा भी, संकीर्ण भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, जैसे क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ मुद्दे। देखिए, राजनीति के अध्ययन के कई उपागम हैं और कभी-कभी कुछ उपागम एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं। अगर हम ब्रॉडली इसको समझे तो, ब्रॉडली इसका अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बेसिकली इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है पारंपरिक और दूसरा है आधुनिक, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके थे। आज के वीडियो में हम पारंपरिक उपागम पर फोकस करेंगे और पारंपरिक उपागम को ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, पारंपरिक उपागम विचारात्मक एवं मूल्यात्मक प्रकृति के होते हैं तथा इसके उलट जो आधुनिक उपागम है वो अनुभाविक तथा वैज्ञानिक होते हैं। दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, औपचारिक या कानूनी उपागम, समस्यागत उपागम, क्षेत्र उपागम और संस्थागत उपागम, ये सारे उपागम पारंपरिक उपागमों, ट्रेडिशनल अप्रोच के कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वन बाय वन उपागमों पर डिटेल में बात करें, थोड़ा सा हम ये जो पारंपरिक उपागम है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में भी जो तुलनात्मक राजनीति का विकास क्रम है
या विकास यात्रा है, उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र किया था। आप थोड़ा अगर उसको देख लेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन का इतिहास है वो कहा जाता है कि यूनान से प्रारंभ होता है एवं अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत उपागम का जनक भी माना जाता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके अपनी जो एक फेमस उनकी बुक थी पॉलिटिक्स की रचना की थी। नो डाउट तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत पद्धति के प्रमाण अरस्तु से पहले भी हमें मिले हैं, लेकिन अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति को सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया। मतलब कि जो अरस्तु है उन्होंने जो तुलनात्मक राजनीति है इसको सिस्टमैटिक एक बेस प्रोवाइड किया। देखिए, अरस्तु के बाद सिसरो, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, बार्कर, हरमन फाइनर, लास्की, कार्ल जे, फेडरिक मुनरो आदि विचारकों ने भी जो परंपरागत अध्ययन पद्धति को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। इन सभी विद्वानों ने संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे पर ही बल दिया था और इनके जो अध्ययन की शैली थी वो विवरणात्मक रही है। देखिए, अध्ययन की जो शाखा है यूरोप तक सीमित होने के कारण अत्यंत संकुचित नैरो रही तथा इसमें मुख्यतः लिखित संविधानों एवं राजनीतिक शक्ति के रूप पर ही एक ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए, मैक्रेडिस एक स्कॉलर है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि जो विदेशी सरकारों का अध्ययन विस्तृत रूप से पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों अथवा पश्चिमी यूरोप के राज्यों तथा इंग्लैंड से संबंधित है। मतलब कि यहाँ मैक्रेडिस कहना चाह रहे हैं कि ये जो अध्ययन है, ये जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, इनका फोकस कहाँ है? पश्चिमी यूरोप, और उस पे भी जो वहाँ के लोकतंत्र हैं और खासकर ब्रिटेन से, इंग्लैंड से संबंधित है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं उनमें राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे एवं उनके संस्थागत व्यवहार के बारे में एक जो सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करने में ये जो शाखा थी असफल हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता क्या है कि काफ़ी सारे नए देश उभर कर आते हैं। अब ये वाला जो अध्ययन की शाखा है, पारंपरिक अध्ययन की जो शाखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये बेसिकली यूरोप और यूरोप में भी जो खास लोकतंत्र हैं, जो स्पेशल कोई जैसे अमेरिका, ब्रिटेन है ना, इनकी डेमोक्रेसी के अध्ययन तक ही सीमित था, जो कि नई उभरती हुई परिस्थितियों में नए देश जो उभर कर आ रहे थे उनकी संस्थाओं को अध्ययन करने में ये नाकाफी सिद्ध हुआ। तो ये एक मोटा मोटी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब आगे बढ़ते हैं कि मेजर ट्रेडिशनल अप्रोच, प्रमुख परंपरागत उपागम। देखिए, परंपरागत उपागम में दार्शनिक, ऐतिहासिक, औपचारिक, कानूनी, समस्यागत, क्षेत्र, संस्थागत उपागम, ये सारे उपागम शामिल हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पहली जो अप्रोच है वो है दार्शनिक उपागम, फिलोसफिकल अप्रोच। राजनीति अध्ययन के अंतर्गत यह सबसे पुराने उपागमों में से एक है। दार्शनिक उपागम अपने स्वरूप में आदर्शात्मक होता है। इस उपागम पर बल देने वाले जो राजनीतिक शास्त्री हैं, राज व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली में उच्च नैतिक सिद्धांत एवं प्रतिमानों पर विश्वास करते हैं। देखिए, इस उपागम का जो संबंध है वो तथ्यों की अपेक्षा मूल्यों से अधिक है। मतलब कि फैक्ट से इसका संबंध कम है और वैल्यू से ज़्यादा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने दार्शनिक उपागम को ही अपनाते हुए अपने आदर्श राज्य, आइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह से अन्य आदर्शवादी जो विचारक हैं जैसे कि कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, इन सभी ने इस उपागम को अपनाते हुए अपने अपने राजनीतिक विचारों का निर्माण किया था। दार्शनिक उपागम के आलोचक इसे बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक मानते हैं, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, आलोचकों का कहना है कि ये वास्तविकता से बहुत दूर है तथा अव्यवहारिक है। मतलब कि इसमें रियलिटी नाम मात्र की भी नहीं है, या है भी तो बहुत ही कम है और इम्प्रैक्टिकल है। देखिए, ये सच है कि इस उपागम के समर्थक अपने सामने कुछ ऐसे आदर्श रखते हैं जिन्हें हासिल करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये भी सच है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास में
आधुनिक मापदंडों में निश्चित ही सुधार होगा, भले ही वे प्राप्त ना किए जा सके हों। ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम। देखिए, हिस्टोरिकल अप्रोच 19वीं सेंचुरी के अंतिम 2 दशकों में लोकप्रिय बना। इसकी जो मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की उपयुक्त समझ के लिए जरूरी है कि राज्य संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की स्पष्ट जानकारी हो। ये कह रहे हैं कि अगर आपको राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है तो आपको उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको जानना होगा। इसकी जो एक खूबी है, इसकी जो विशेषता है कि यह राज्य तथा उनकी संस्थाओं को उनके परिवर्तन की प्रक्रिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक उपागम के संबंध में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसके कई सारे लेखक ऐतिहासिक घटनाओं को अलग अलग रूपों में अपने अनुसार व्याख्यायित करते हैं। इसी कारण आलोचकों का कहना है कि अतीत की घटनाओं एवं अनुभवों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास की सदैव ही पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कि इतिहास कभी भी दोहराया नहीं जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ऐतिहासिक उपागम के महत्व को भी झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, उनकी उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने में यह उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी.एच. सेबाइन, मैकलेलिन, ए.जे. क्लाइल, कैटलिन डनिंग तथा अनेक विचारकों ने इस उपागम के महत्व को समझा एवं अपनाया है। ऐतिहासिक उपागम इस प्रकार प्लेटो तथा अरस्तु से लेकर आधुनिक काल में लॉसवेल, रॉल्स, नॉजिक आदि महत्वपूर्ण विचारकों द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट अप्रोच है औपचारिक अथवा कानूनी उपागम, फॉर्मल लीगल अप्रोच। दोस्तों, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश में तो फॉर्मल लीगल अप्रोच है, हिंदी में औपचारिक उपागम आ सकता है, कानूनी उपागम आ सकता है या वैधानिक उपागम आ सकता है। अलग अलग किताबों में इसके लिए जैसे कानूनी या वैधानिक शब्द प्रयोग किया गया है, तो आप यहाँ ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्लैश डाल के वैधानिक भी लिख दिया है, क्योंकि किताबों में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको और क्वेश्चन पेपर में भी। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा अच्छा पेपर करने से चूके, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने हर बारीकी को ध्यान में रखा है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, कानूनी भी आ सकता है, वैधानिक भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो अप्रोच है ये राज्य के कानूनी एवं न्यायिक पक्षों पर बल देती है। इस उपागम के अंतर्गत संविधान, सरकार तथा उनकी संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें लोक प्रशासन एवं नौकरशाही का भी अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक सिद्धांतकार इस उपागम में विश्वास रखते हैं वे राज्य को प्रभावी तथा समतापूर्ण कानूनी व्यवस्था के संरक्षक एवं लागू करने पर बल देते हैं। अतः ये जो उपागम है राज्य को मुख्य रूप से एक ऐसा संगठन मानता है जो कानूनों के निर्माण और उसको लागू करने का साधन है। जीन बोंदा और हॉब्स, जिन्होंने प्रभुसत्ता की अवधारणा को प्रतिपादित किया, इस उपागम के प्रारंभिक समर्थक थे। दोनों ही विचारकों का मानना था कि संप्रभु सर्वोच्च कानून निर्माता ही नहीं बल्कि उसका आदेश ही कानून है। बेंथम, ऑस्टिन, विल्सन एवं डाइसी जैसे विद्वानों की भी रचनाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। देखिए, इस उपागम की भी आलोचना की जाती है। आलोचकों का कहना है कि इसमें औपचारिक संस्थाओं, कानूनों एवं संविधानों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मीन्स डैट की जो सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उनको इग्नोर कर दिया जाता है इस अप्रोच के अंदर। जैसे अगर हम कहें कि ब्रिटेन में जो सैद्धांतिक रूप से संसद सर्वोच्च है, किंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है। बेसिकली कानून लोगों के जीवन के एक ही पक्ष पर बल देता है। इस प्रकार राजनीतिक मानव के समस्त व्यवहार को यह प्रतिबिंबित नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कानूनी उपागम है ये जीवन के एक ही पक्ष को
बल देता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो भी फैक्टर है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है समस्यागत उपागम, प्रॉब्लम अप्रोच। देखिए, इस उपागम के अंतर्गत सैकड़ों समस्याओं को उठाया गया एवं उसके अंतर संबंध के अंतर पर जोर दिया गया। मतलब कि काफ़ी सारी समस्या हैं, उसमें क्या चीज़ आपस में एक दूसरे को जोड़ती है, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, इस पे बल दिया गया। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो लोकतंत्र और आर्थिक नियोजन में क्या संबंध है, प्रशासकीय निकायों का विकास आदि इसके मुख्य विषय थे। इस उपागम के अध्ययन में औपचारिक संस्थाओं तथा संरचनाओं पर बल देते हुए सुधार एवं पुनर्गठन का समर्थन किया गया। मतलब कि ये कह रहे हैं जो औपचारिक संस्थाएं हैं जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उनके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए और उसको रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, पुनर्गठन उसका होना चाहिए। कुछ विचारकों ने इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ सुधार के विचार भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड सभा जो ब्रिटेन की अपर हाउस है, उसका पुनर्गठन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो लोकतंत्र विरोधी दलों के विकास को रोकने हेतु उपाय ढूंढना, वगैरह वगैरह। देखिए, ये भी जो उपागम है आलोचनाओं से बचा नहीं है। इसके जो आलोचक है वो कहते हैं कि मनुष्यों के व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं एवं अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों को देखे बिना संस्थागत समस्या को समझना बहुत ही कठिन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उपागम है क्षेत्र उपागम, एरिया अप्रोच। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्टली जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, उन्होंने विकासशील देशों की राजनीति को अपने अध्ययन का विषय बनाया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, कोल्ड वार। अब दोनों महाशक्तियां लगातार अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में जुट गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो वेस्टर्न स्कॉलर थे, पश्चिमी विद्वान थे, उन्होंने अनेक गैर पश्चिमी समाजों के अध्ययन पर बल दिया। इस प्रकार क्षेत्र उपागम की लोकप्रियता, जो इसकी पॉपुलैरिटी है, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। नेक्स्ट में मैक्रेडिस कहते हैं कि सांस्कृतिक एकरूपता वाले देशों के समूह को एक क्षेत्र माना जा सकता है। इस क्षेत्र में शामिल देशों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ एशिया के एग्जाम्पल को यहाँ फिट करके समझते हैं। देखिए, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया है ना। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? बेसिकली 8 देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, भारत। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इन देशों में सांस्कृतिक एकरूपता है, ठीक है। सांस्कृतिक एकरूपता वाले देशों के एक समूह को हम एक क्षेत्र मान सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, साउथ एशिया को एक क्षेत्र मान लिया। अब यहाँ की राजनीतिक संस्थाओं का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, सांस्कृतिक एकरूपता वाले देशों के समूह को ये क्षेत्र मान रहे हैं और उन देशों की राजनीतिक संस्थाओं का ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्र उपागम के आधार पर अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन परिस्थितियों को जाना जा सकता है जो किसी देश में लोकतंत्र को सफल बनाने में लाभदायक हो सकती हैं, अथवा सैनिक तानाशाही किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार स्थापित होती है, वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारत में कैसे लोकतंत्र सफल बना है, ठीक है, और कैसे इसको सफल बनाने में राजनीतिक दलों का, जनता का योगदान रहा। इसी तरह पाकिस्तान में कैसे बीच बीच में आप देखेंगे कि लोकतंत्र कहने के लिए बार बार वहां पर सेना का शासन हो जाता है। तो ये जो सेना का शासन होता है देश पर, ये किन परिस्थितियों में होता है, इन सभी चीजों को आप इस अप्रोच के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, ये विचार उपागम भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है, इसकी भी आलोचनाएं की गई है। आलोचक कहते हैं कि भौगोलिक निकटता देशों के बीच या राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जातीय समानता का परिचायक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट अप्रोच है आपकी इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच, हिंदी में कहेंगे संस्थागत कार्यात्मक उपागम। देखिए, यहाँ आप एक चीज फिर से ध्यान रखना कि काफी सारी आपकी जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं उसमें फंक्शनल के लिए कार्यात्मक शब्द का यूज किया गया है। पर कार्यात्मक
ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में प्रक्रियात्मक आता है तो इंग्लिश का ये जो शब्द है इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच यही है। अब ये ट्रांसलेट करने वाले पे है कि उसने कौन सी किताब पढ़ी है कि या किस माइंडसेट से वो ट्रांसलेट कर रहा है आपका इंग्लिश का पेपर हिंदी में। तो यहाँ इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखना। दोस्तों देखिए, तुलनात्मक राजनीति का ये जो उपागम है लगभग 1930 के दशक में पॉपुलर होना शुरू होता है। इसके अंतर्गत कई सारी संस्थाओं, फॉर एग्जाम्पल विधायिका जहाँ कानून बनता है जैसे कि हमारी संसद, कार्यपालिका जो कार्य करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, न्यायपालिका जहाँ न्याय होता है, ये जो संस्थाएं हैं एवं इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं इनके अध्ययन पर ये बल देता है। यहाँ संस्था का मतलब है व्यवहार के द्वारा स्थापित एक रूपता, जबकि कार्यात्मक का अर्थ है संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य, संपादित कार्य। ठीक है। अलग अलग संस्थाओं द्वारा संपादित कार्यों पर तुलनात्मक अध्ययन केवल वर्णनात्मक होता है। हरमन फाइनर, कार्ल फेडरिक, मॉरिस डुवर्जर, केसी वेरे आदि विचारकों ने इस अध्ययन पद्धति को अपनाया है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक रूप प्रदान करने में संस्थागत कार्यात्मक उपागम ने विशेष योगदान दिया है, किंतु फिर भी इस उपागम की कई आधारों पर आलोचनाएं की गई हैं। आलोचकों का कहना है कि इसका अध्ययन बहुत ही संकुचित है, नैरो है। राजनीतिक व्यवस्था की औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों को क्रियाशील बनाने में मानव की भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके अलावा यह राजनीतिक व्यवस्था के अनौपचारिक संगठनों जैसे कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप का विश्लेषण नहीं करता और न ही सामाजिक संदर्भ, सोशल कॉन्टेक्स्ट में संस्थाओं की क्रिया प्रणाली पर ध्यान देता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह उपागम अत्यधिक संस्कृतिबद्ध है, क्योंकि यह मात्र यूरोप तथा अमेरिका की संस्थाओं के विश्लेषण पर ही बल देता है। दोस्तों, ये थे आपके उपागम। देखिए, परंपरागत उपागम में कुल कितने उपागम शामिल हैं, इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। कुछ किताबों में परंपरागत उपागम में 5 उपागम, कुछ में 4 उपागम और कुछ में 7 उपागमों को शामिल किया गया है। आज की वीडियो में मैंने परंपरागत उपागम में शामिल सभी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, समस्यागत, क्षेत्र, संस्थागत उपागमों को समझाया है और साथ ही साथ इनकी आलोचनाएं, क्रिटिक भी बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम परंपरागत उपागम की विशेषताओं पर बात करते हैं। देखिए, इसकी काफी सारी विशेषताएं वन बाय वन करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पहली है इसेंशियली नॉन कंपैरेटिव स्टडी, प्रधानतया अतुलनात्मक अध्ययन। अभी हमने जितनी भी बातें करी है उसमें हमने जाना है कि अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने ऐसे अध्ययन तुलनात्मक विधि द्वारा नहीं किए। यदि तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाए तो 158 संविधानों की समानताओं एवं असमानताओं की भी चर्चा जरूर की जाती। इसी तरह अरस्तु के बाद जितने भी विचारकों ने विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन विशेषतः तुलनात्मक विधि के प्रयोग द्वारा नहीं किया था। अलग अलग देशों की संस्थाओं का अध्ययन करने का तात्पर्य तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए उन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो तथ्य अराजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इस विचारधारा के मोस्टली जो स्कॉलर, जो विचारक हैं, उनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के संविधान, विधायिका, कार्यपालिका का औपचारिक तथा संस्थागत विवेचना करना मात्र था। नेक्स्ट है कि इसेंशियली डिस्क्रिप्टिव स्टडी, प्रधानतया वर्णनात्मक अध्ययन। देखिए, किसी एक स्टडी या अध्ययन में 5 या 5 से ज्यादा देशों की संवैधानिक प्रणालियों का विवरण देने से तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो जाता है। यह तो वर्णनात्मक अध्ययन ही कहलाएगा।
क्योंकि जो विश्लेषण करता है, जो अध्ययन करता है, उसने एक के बाद दूसरी संवैधानिक व्यवस्थाओं का मात्र वर्णन ही किया होता है और यह वर्णन भी सरकार के विभिन्न अंगों की संवैधानिक व्यवस्था, उनके संगठन, कार्यों, शक्तियों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत उन सामाजिक आर्थिक तथ्यों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था जो किसी सरकार की संस्थाओं के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इनमें वैज्ञानिकता की पुष्टि नहीं है। इस उपागम के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण से करके सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन के प्रयासों से बचा गया है। अतः परंपरागत उपागम का स्वरूप वर्णनात्मक ही रहा है, विश्लेषणात्मक नहीं। मतलब कि इसका जो एक स्वरूप है वो डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियली पैरोकियल स्टडी, प्रधानता सीमित अथवा संकुचित अध्ययन। देखिए, जो परंपरागत अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है बहुत ही सीमित और संकुचित रहा है। इस अध्ययन में बेसिकली यूरोप और अमेरिका की शासन व्यवस्थाओं का ही अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की शासन व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया गया है। इस अध्ययन में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन को भी आवश्यक नहीं समझा गया है। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र मानकर अन्य प्रकार के जो लोकतंत्र को अलोकतांत्रिक तथा दोषपूर्ण माना गया है। इस प्रकार परंपरागत अध्ययन गैर यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्थाओं से दूर रहने के कारण अत्यंत सीमित या संकुचित रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियली स्टैटिक स्टडी, प्रधानता स्थिर अथवा गतिहीन अध्ययन। देखिए, परंपरागत अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं का कानूनी दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यह राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों, दबाव समूह, चुनाव, जनमत इत्यादि पर कोई ध्यान नहीं देता है। वास्तव में राजनीतिक व्यवहार के गैर राजनीतिक तत्वों का भी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच स्थिर और गतिहीन है, क्योंकि यह परिवर्तन के किसी भी रूप का विरोधी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की गतिशील शक्ति को समझने में यह बेसिकली असफल ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियली मोनोग्राफिक स्टडी, प्रधानतया प्रबंधात्मक अध्ययन। परंपरागत उपागम विशेष रूप से किसी एक विशेष शासन पद्धति अथवा किसी विशिष्ट संस्था के अध्ययन से ही संबंधित है। जैसे लास्की, ब्राइस, डाइसी, विल्सन, ये जितने भी लेखक हैं, इनकी रचनाएं देश विशेष की राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी औपचारिक अध्ययन तक ही सीमित है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डाइसी ने इंग्लैंड की, विल्सन ने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया है, अन्य किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं का नहीं। इसीलिए परंपरागत उपागम मुख्य रूप से प्रबंधात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरली नॉर्मेटिव स्टडी, मुख्यतः आदर्शी या मानकीय अध्ययन। देखिए, इस उपागम के विचारकों ने खुद की मान्यताओं के आधार पर अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन किया है तथा इन्हीं मान्यताओं की कसौटी पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को परखा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इस धारा के जो विद्वान हैं, उन्होंने लोकतंत्र को उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त माना है जहां पर दो दलों का अस्तित्व हो। इसीलिए उन्होंने बहुदलीय प्रणाली वाले लोकतांत्रिक देशों या संवैधानिक आदर्शों से पथभ्रष्ट शासन प्रणालियों का अध्ययन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरली लीगलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल स्टडी, मुख्यतः औपचारिक संस्थागत अध्ययन। देखिए, इस उपागम के विचारकों ने औपचारिक संस्थाओं का ही वर्णन किया है एवं इन्होंने इस बात को जानने की कोई भी कोशिश नहीं की है कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं व्यवहार में किस प्रकार कार्य करती हैं।
दोस्तों ये थी परंपरागत उपागम की कुछ विशेषताएं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो मुख्य लक्ष्य राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी या औपचारिक अध्ययन तक ही सिमटा रहा है। इसमें गैर यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को कोई जगह ना मिल पाने के कारण यह जो अप्रोच है बहुत ही अनुदार एवं संकुचित बन गई है। गैर राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा करने के कारण यह गतिहीनता का शिकार हो गया एवं यह तुलनात्मक अध्ययन की परिधि से ही, तुलनात्मक जो अध्ययन होता है कंपैरेटिव स्टडी, उसकी सीमा से ही बेसिकली बाहर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई थी उनके कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन व व्यवहार की व्याख्या करने में यह दृष्टिकोण असफल सिद्ध हुआ है। इसी कारण परंपरागत राजनीतिक उपागम को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा तथा एक नए एवं आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता अनुभव हुई। दोस्तों अब हम परंपरागत उपागम की आलोचनाओं पर बात करते हैं। देखिए जो परंपरागत उपागम का जो अध्ययन है वो काफी नैरो, संकीर्ण और स्थिर होने के कारण कई आलोचनाओं का शिकार होता है। राजनीतिक व्यवहार की जो गतिशीलता के अध्ययन में असफल रहने के कारण इसकी अनेक आधारों पर आलोचनाएं की गई है। जैसे कि पहली है कि तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत उपागम का जो संबंध है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा है तथा इसमें गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की उपेक्षा की गई है। इस दृष्टिकोण द्वारा केवल पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप का ही अध्ययन किया गया है। मतलब कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पॉलिटिकल सिस्टम का ही इसमें अध्ययन किया गया है। भारत, जापान जैसे देशों का अध्ययन करने में ये जो अप्रोच है वो असफल रहा है। केवल कुछ चुनिंदा शासन व्यवस्थाओं पर आधारित होने के कारण इस अध्ययन पद्धति को तुलनात्मक नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्रिटिक है कि इस अप्रोच का अध्ययन केंद्र यूरोपीय देशों, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों तक ही सीमित रहा है। इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन नहीं किया गया, जिस कारण इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्रिटिक है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक व्यवहार के अनौपचारिक एवं गैर राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा करने के कारण इस दृष्टिकोण पर संकुचित होने का आरोप है। इस अध्ययन का मुख्य बल संस्थाओं, कानूनों, विधियों तथा राजनीतिक विचारों एवं विचारधारा पर ही रहा है तथा उनके कार्य, उनकी अंतरक्रिया, व्यवहार एवं उपलब्धियों को इसमें नजरअंदाज किया गया है। नेक्स्ट क्रिटिक है कि परंपरागत उपागम का संबंध राजनीतिक संस्थाओं के नाम मात्र ही तुलनात्मक अध्ययन से रहा है। इसका जो स्वरूप है वो वर्णनात्मक अधिक था, विश्लेषणात्मक कम था। इसमें शासन की संस्थाओं का वर्णन तो किया गया है तथा उसमें समानांतर तत्वों की खोज भी की गई है, लेकिन तुलना के कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक शक्ति के संगठन एवं प्रयोग की उपेक्षा इसमें की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परंपरागत उपागम में राजनीतिक व्यवस्थाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया गया एवं उनके व्यवहारिक पहलुओं की उपेक्षा की गई। इस परंपरा में राजनीतिक संस्थाओं का कानूनी एवं औपचारिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया गया। इस दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवहार की पूरी तरह उपेक्षा किए जाने के कारण इसे अधूरा उपागम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्रिटिक है कि इस उपागम द्वारा राजनीतिक संस्थाओं में समानताएं एवं असमानताएं तो खोज ली गई, लेकिन उनके कारणों को जानने की कोई कोशिश नहीं की गई। आलोचकों का कहना है कि परंपरागत अध्ययन द्वारा तथ्यों का संकलन तो कर लिया गया, मतलब कि आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उनके सत्यापन, वेरिफिकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि परंपरागत उपागम के विद्वानों द्वारा अंत अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी पद्धति की उपेक्षा की गई और इस कारण यह अध्ययन एवं इसके जो निष्कर्ष है कई बार सही नहीं निकले। इसने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र में हो रहे नवीन खोजों, पद्धतियों को नजरअंदाज किया।
परिणाम स्वरूप यह उपागम वैज्ञानिक पद्धति का विकास करने में असफल रहा। दोस्तों, ये थी परंपरागत उपागम की आलोचनाएं। इन आलोचनाओं के बेसिस पे कहा जा सकता है कि जो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम वर्तमान जटिल राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में असफल रहा है। आज राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में राज्य की प्रकृति, कार्य एवं महत्व में हुए परिवर्तनों ने परंपरागत उपागम को अपर्याप्त बना दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र एवं प्रकृति में आए बदलावों ने परंपरागत उपागम को अप्रासंगिक बना दिया है। आज आधुनिक उपागम ने तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है तथा यह स्वतंत्र अनुशासन के रूप में भी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत उपागम अनेक दोषों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे निरर्थक या महत्वहीन नहीं माना जा सकता। इस उपागम ने लंबे समय तक राजनीतिक संस्थाओं का कानूनी औपचारिक अध्ययन करके राजनीति के अध्ययन को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की है। आज जिन नवीन तुलनात्मक अध्ययन के उपागमों का उद्भव या विकास हुआ है, वह कहीं ना कहीं परंपरागत उपागम द्वारा संकलित तथ्यों के अध्ययन पर ही आधारित है। वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान का जो व्यापक स्वरूप आज हमारे सामने है, उसकी जड़ें परंपरागत अध्ययन में है। नो डाउट आज के समय में जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति के अध्ययन हेतु यह दृष्टिकोण, यह उपागम अधिक उपयोगी, हेल्पफुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप मैं आपकी आज की टॉपिक में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बना पाया हूँ। देखिए, एज अ टीचर अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि ये पेपर अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। आप एक दो बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ दिनों में मैं आपको हमारी वेबसाइट पर आंसर बेस्ड नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा लिखेंगे तभी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।